स्वागत है दोस्तों आपका GDS टू MTS स्पेशल बैच नंबर 2 की क्लास नंबर 5 में। और पिछली क्लास तक हम जो फ्रैंकिंग मशीन का जो टॉपिक था, जो क्लास नंबर 11 थी, उसको कंप्लीट कर चुके थे। और आई होप आपको उसमें कोई डाउट नहीं होगा और आप उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। नोट्स आपको उसके मिल ही गए होंगे, ठीक है। और आज हम शुरू करेंगे क्लास नंबर 12 से। क्लास नंबर 12 जिसकी हेडिंग है प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश, ठीक है। तो दोस्तों पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस क्लास में हमें क्या समझना है। तो ये जो सिनेरियो है, इसमें जो बात की गई है, जो पहले की बात की गई है, आज का सिनेरियो बिल्कुल अलग चेंज हो चुका है। जैसा मैंने पिछली क्लास में भी आपसे एक बात शेयर की थी कि पहले क्या होता था कि कोई भी अगर आप सर्विस पोस्ट ऑफिस से लेना चाहते हैं तो उसका जो भुगतान है वो डाक टिकट के ज़रिए किया जाता था और कैश के ज़रिए उसका भुगतान नहीं किया जाता था, ठीक है। और सिर्फ कुछ ही सर्विसेज होती थी या कुछ ही ऑफिसर्स होते थे जिसमें कैश में भुगतान किया जाता था, ठीक है। फिलहाल अभी ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, लेकिन जैसा कोर्स PO गाइड पार्ट 1 में दिया है वैसा ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आपको इसी तरह से इसको पढ़ना भी है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं जिसमें लिखा है कि सर्टन इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑफिस आर ऑथोराइज्ड बाय हेड ऑफ सर्कल फॉर प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश। कि हेड ऑफ सर्कल के द्वारा कुछ चुनिंदा पोस्ट ऑफिस ही जो पोस्टेज को कैश में ले सकते हैं, ठीक है। अगर कोई फर्म या कोई पर्सन बहुत बड़ी संख्या में अनरजिस्टर्ड पैकेट पोस्ट करता है तो कम से कम उसको 500 पैकेट बड़े शहरों के लिए और 250 पैकेट छोटे शहरों के लिए पोस्ट करने पड़ेंगे ताकि वो जो कैश की फैसिलिटी है उसको अवेल कर सके, ठीक है। पहले पॉइंट में हमने ये समझा। और दूसरा पॉइंट क्या है कि सर्टन पोस्ट ऑफिस इन बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, नागपुर एंड दिल्ली ऑल्सो ऑथोराइज फॉर प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश बाय अ हेड ऑफ सर्कल। तो कुछ पोस्ट ऑफिसर्स जैसे जो बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, नागपुर और दिल्ली में ऐसे हैं जिनको हेड ऑफ सर्कल के द्वारा कैश में जो पोस्टेज लेने की अनुमति दी गई है, ठीक है। और ये जो पोस्ट ऑफिसर्स हैं, ये जो रजिस्ट्रेशन फीस है इसको भी कैश में ले सकते हैं, लेकिन जो इन लेटर्स को भेजने के लिए एक स्पेशल रजिस्टर्ड जर्नल आते हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इस केस में लेटर की गिनती 50 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरे पॉइंट में हमें यह बताया गया है। और तीसरा पॉइंट है कि कुछ जो गजटेड या हाई सिलेक्शन ग्रेड पोस्ट ऑफिस हैं, ठीक है, जो कि फर्म्स और जैसे जैसे मान लो एक टाटा है, एक HDFC का हेडक्वार्टर है देश में, है ना। तो इनके लिए जहाँ पर ये कंपनीज या ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पर हम एक स्पेशल पोस्ट ऑफिस जो पोस्ट ऑफिस है वो बना देते हैं ताकि वो इनकी फैसिलिटी के लिए काम कर सके, ठीक है। तो अगर वो 500 से ज़्यादा आर्टिकल पोस्ट कर देते हैं तो उनके लिए भी जो कैश की जो फैसिलिटी है अवेलेबल हो सकती है। इसमें वो लेटर्स भी पोस्ट कर सकते हैं, इनलैंड लेटर कार्ड भी पोस्ट कर सकते हैं, पोस्ट कार्ड भी, और अनरजिस्टर्ड पार्सल भी, ठीक है। साथ में नोट किया है कि जो ये कैश की फैसिलिटी है, ठीक है, ये इन सभी कैटेगरी के लिए अवेलेबल है जो जहां पर मैंने लिखी हुई है, लेकिन उसके लिए जो कंडीशंस है वो अलग अलग है, ठीक है। और अगर आप रजिस्टर्ड आर्टिकल भेजना चाहते हैं तो उसके लिए जो स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवलप पोस्ट ऑफिस से मिलते हैं उसी का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो ये था क्लॉज नंबर 12 में। इसमें आज हम जो पोस्ट ऑफिस में काम होता देखते हैं वो इससे बहुत
अलग तरह से हो रहा है, क्योंकि बाद में बहुत से रूल्स अपडेट हुए, लेकिन उसको पीओ गाइड में अपडेट नहीं किया गया। फिलहाल क्योंकि पीओ गाइड में ऐसा लिखा है, तो हम इसको इसी तरह से पढ़ेंगे और इसी तरह से याद रखेंगे, और क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट भी इसी तरह से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी क्लॉज नंबर 13, स्पॉयल एंड डिफेस्ड स्टैम्प। तो जो पोस्टेज स्टैम्प होती है हमारी, स्पॉयल का मतलब होता है कि वो अच्छी हालत में नहीं है, और डिफेस का मतलब है कि उस पर कोई स्टैंप पहले से लगी हुई है या कोई लकीर ऐसे लगी हुई है, मीन्स उसको काटा जा चुका है अ, किसी इंप्रेशन से, है ना। तो अगर वो स्टैंप चाहे वो एडिसिव हो, एडिसिव का मतलब होता है जो हम ग्लू से चिपकाते हैं या पानी से चिपकाते हैं, चाहे वो चिपकने वाली हो या वो इम्बोस्ड या इम्प्रेस्ड हो, जैसे कि जो 5 रुपए का एनवलप होता है उस पर पहले ही टिकट लगी होती है, चाहे वो वाली टिकट हो, कोई भी पोस्टेज स्टैंप हो, अगर वो डी फेस है, उस पर कोई ऐसे लकीर जैसे स्टैंप लगी हुई है या फटी हुई है या ओवर प्रिंटेड है या इम्परफेक्टेड है या उसको लिफाफे से अलग निकाल कर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है, ठीक है, इस केस में हम उसको वैलिड पोस्टेज स्टैंप नहीं मानेंगे और उसको स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, ये क्लॉज नंबर 13 में हमें बताया गया है। अब क्लॉज नंबर 14 की बात करते हैं, जिसमें हम फिक्शियस स्टैम्प की बात करेंगे कि अगर कोई भी पर्सन जो हमारी डाक टिकट है उसका डुप्लीकेट बनाने की कोशिश करता है या फेक स्टैंप बनाने की कोशिश करता है, तो ये एक पहले तो ये प्रोहिबिटेड है, इसको जो मनाना है वो बनाना है वो पुनिशेबल ऑफेंस है, इसके लिए ये एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, अंडर सेक्शन 263A ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860। इंडियन पीनल कोड 1860 क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सभी जो दंडनीय अपराध है उनकी सूची दी गई है। उसके सेक्शन 263A के तहत फिक्शियस स्टैम्प को प्रिंट करना एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ आप किसी इलुस्ट्रेशन के लिए जहाँ आपने कहीं पर दिखाना है उसके पर्पस के लिए पोस्टेज स्टैम्प को आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप ब्लैक एंड वाइट कलर में जो है पोस्टेज स्टैम्प को जो है प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, क्लॉज नंबर 14। उसके बाद हम पढ़ेंगे जनरल रूल्स ऑफ पोस्टिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लॉज नंबर 15 में भी पैकिंग कैसे की जाती है, 16 में सीलिंग क्या होती है कैसे की जाती है, 17 कॉइन्स को कैसे भेजा जाता है, 18 जो लेटर बॉक्स ट्रेन्स में या स्टीमर में होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, 19वां स्पेशल लेटर बॉक्सेस के बारे में पढ़ेंगे, 20वां प्रेजेंटेशन ऑफ ऑफिशियल एंड अदर लेटर इन बल्क इसके बारे में पढ़ेंगे, 21वां कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं जिनको हम स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लॉज नंबर 22 कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी पोस्ट जल्दी से जल्दी पोस्ट हो जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। क्लॉज नंबर 23 पोस्टेज स्टैम्प को कैसे चिपकाया जाता है। क्लॉज नंबर 24 नॉन पोस्टल स्टैम्प, चैरिटी स्टैम्प, लेबल्स और सील्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लॉज नंबर 25 कि कम से कम पोस्टेज स्टैम्प का इस्तेमाल करना है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन क्लॉसेस जो सारी क्लॉसेस हैं ये जनरल रूल्स ऑफ एज टू पोस्टिंग में आ जाती हैं, और आपने जैसे मैं पहले बोलता हूँ कि क्लॉज नंबर के साथ साथ उस क्लॉज में क्या बताया गया है यही चीज़ों को आपने याद रखना है। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं पैकिंग, क्लॉज नंबर 15 में पैकिंग। तो कोई भी लेटर हो, पैकेट हो या पार्सल हो, उसमें कम से कम 2 पोस्ट ऑफिस की जो डेट स्टैंप है वो लगी हुई होनी चाहिए। ठीक है,
उसमें से एक तो बुकिंग पोस्ट ऑफिस होगा और दूसरा क्या होगा, डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस होगा। कम से कम 2 पोस्ट ऑफिस की जो डेट स्टैंप का इम्प्रेशन लगा हुआ ही होना चाहिए। आप जो भी सामान भेज रहे हैं उसको एक अच्छे कवर में आपको पैक करना चाहिए या लिफाफे में पैक करना चाहिए, ताकि वो जो डाक का जो प्रेशर है वो सह सके, और जब डाक एक जगह से दूसरी जगह जाती है उसमें जो फ्रिक्शन आती है उसको भी वो सह सके। जब डाक जाती है आप देखते थैले के ऊपर थैला, थैले के ऊपर थैला, थैले के ऊपर थैला, ऐसे गाड़ी लोड होकर जाती है। अगर आपने अच्छा एनवेलप इस्तेमाल नहीं किया और वो रास्ते में फट जाएगा तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो अच्छी किस्म का हमें जो है पैकिंग है वो करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सफर फ्रॉम ए स्टैंपिंग प्रेशर। उसके बाद हम स्टैंप भी तो लगाते हैं आर्टिकल पर जोर से, है ना। तो ऐसा ना हो कि हमने स्टैंप लगाई और लिफाफा फट जाए, तो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। जो पोस्ट ऑफिस है वो फ्रेजाइल आर्टिकल को संभालने के लिए कोई स्पेशल प्रिकॉशन नहीं लेता। ऐसा नहीं है कि आपने कांच के गिलास सीधा बक्से में डाले और बक्से को पोस्ट कर दिया। उसमें तो कोई एमटीएस भाई उसको जब एक जगह से दूसरी जगह रखेगा वो टूट सकता है। तो पोस्ट ऑफिस उसके लिए कोई स्पेशल प्रिकॉशन नहीं लेता। जो कस्टमर है उसकी पैकिंग पर ही सारी बात डिपेंड हो जाती है कि वो पैकिंग कैसे करता है। पोस्ट ऑफिस इसके लिए कोई स्पेशली प्रिकॉशन दोस्तों नहीं लेता है, ठीक है। व्हेन अ वैक्स क्लॉथ यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अ पार्सल, पैकेट और लेटर, जब आप कोई पार्सल, पैकेट या कोई लेटर उसको आप कपड़े के अंदर बंद करते हैं, ठीक है, कपड़े के सेफ्टी के लिए, है ना। तो उसके ऊपर भी आपको एक पेपर लगाना पड़ेगा, उसके ऊपर पेपर के ऊपर सॉरी कपड़े के ऊपर पेपर लगाना पड़ेगा। क्यों? ताकि जो हम उस पर जो पोस्ट ऑफिस की डेट स्टैंप है उसका इंप्रेशन दे सकें, और साथ में अगर आप कोई पोस्टेज स्टैंप है वो भी चिपका सकें। क्योंकि कपड़े के ऊपर डेट स्टैंप का इंप्रेशन नहीं आता, ना ही उस पर जो है पोस्टेज स्टैंप जो है अच्छी तरह से चिपकती है, वो निकल जाती है। तो उसके ऊपर भी पेपर लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। लास्ट पॉइंट, एवरी लेटर, पैकेट और पार्सल शुड बी क्लोज्ड इन सच अ मैनर दैट इट डजंट गिव राइज ऑफ अ शार्प एज। ऐसा नहीं कि आपने फॉर एग्जाम्पल कि आपने नाइफ भेज दिया, चाकू भेज दिया, छुरी भेज दी, और उसको आपने अच्छी तरह से पैक नहीं किया, और वो जब आपने पैक किया तो उसका जो तीखापन है वो लिफाफे के बाहर भी तीखा लग रहा है। तो इस तरह की पैकिंग आपने नहीं करनी है जिसके जो एजेस हैं शार्प है वो राइस हो जाए। किसी भी तरह का आर्टिकल हो, अगर उसके जो किनारे हैं वो तीखे हैं तो जो काम कर रहा है पोस्ट ऑफिस वो उसको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो साथ में आर्टिकल जाएंगे उसको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। 2 मिनट वेट करना दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, कॉल आ गया था ऑफिस से। तो कोई भी ऐसा शार्प एज नहीं होना चाहिए जिससे पोस्टल एम्प्लॉय या कोई और डाक को नुकसान हो सके, ठीक है। क्लॉज नंबर 16 हम सीलिंग के बारे में समझेंगे। तो सीलिंग का पर्पस क्या है, आप ये इमेज देख सकते हैं। इसमें देखिए हमने एक सील जहां पर लगाई है, एक जहां पर लगाई है, एक जहां लगाई है, एक जहां लगाई है, एक जहां लगाई है, ठीक है। अब अगर कोई पर्सन, अनऑथोराइज पर्सन, वो इसको खोलने की कोशिश करेगा तो ये जो सील है ये टूट जाएगी, ठीक है। और इसको फिर से नहीं लगा पाएंगे हम, क्यों? क्योंकि जो सील का जो इंप्रेशन है ये वाला देखिए, जो सेंडर ने लगाया होगा, अभी जिसने चोरी से खोला है उसके पास तो ये स्टैंप होगी नहीं, ठीक है। तो इससे पता लग जाता है कि लेटर को रास्ते में कहीं पर खोला गया है। तो एक सिक्योरिटी प्रिकॉशन से हम लेटर्स को सील कर सकते हैं ताकि इसको रास्ते में हम खोलने से बचा सके, ठीक है। तो अप्लाई टू इंश्योर लेटर फॉर प्रोटेक्शन, यूजली हम जब लेटर्स को इंश्योर करते हैं तो हम तब सील्स लगाते हैं ताकि जो रास्ते में उसको खोला ना जा सके, ठीक है।
नॉट अप्लाइड टू अनरजिस्टर्ड लेटर और पैकेट, अनरजिस्टर्ड लेटर और पैकेट पर जे अप्लाई नहीं किया जाता, लेकिन किया जा सकता है जब तक कंपलसरी ना हो। अगर कंपलसरी नहीं है तो हम नहीं करेंगे, अगर उसकी प्रोटेक्शन के लिए सील करना कंपलसरी है तो किया भी जा सकता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट कि ये जो लाल रंग की है ना, इसको हम वैक्स बोलते हैं, वैक्स भी बोल सकते हैं, हमारे यहाँ पर तो लाख बोलते हैं। ठीक है, लाख, लाख बोलते हैं। हम ब्लैक कलर की इस्तेमाल करते हैं, किसी भी कलर की हो सकती है। पहले इसको गर्म किया जाता है, गर्म कर कर ऐसे इस पर इसको फैला दिया जाता है। फैलाने के बाद इस पर जो स्टैंप होती है, माफी चाहता हूँ दोस्तों, फिर से कॉल ऑफिस से आ गया था, जरूरी काम था कोई। ओके, तो जब हम ऐसे वैक्स को फैलाकर उस पर जो हम ऐसे सील लगाते हैं, ऐसे सील लगाते हैं, तो क्या होता है कि साइड से जो तीखे कॉर्नर है वैक्स के वो उभर आते हैं। अभी तो जहां पर देखिए जो कॉर्नर है उनको दबाया गया है ताकि वो चुभे ना किसी को, अदरवाइज वो उभर आते हैं। और वो जो तीखे कॉर्नर से होते हैं वो क्या करते हैं, किसी कागज को जो साथ में टच आएगा उसको कट कर देते हैं या लिफाफे को फाड़ देते हैं। क्योंकि एक आर्टिकल के साथ तो बहुत से आर्टिकल जाते हैं, किसी में इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट भी होते हैं, तो वो फट सकते हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए, पहले ये लाल रंग की वैक्स लगानी चाहिए, फिर उसके ऊपर कोई टिश्यू पेपर या कोई पीस ऑफ पेपर रखना चाहिए, उसके बाद उस पर वो जो सील है उसको लगाना चाहिए। उससे क्या होगा, जो साइड में जो तीखे एजेस हैं वो क्रिएट नहीं होंगे, और ये जो सील आर्टिकल है ये किसी और आर्टिकल को जो नुकसान है नहीं पहुंचाएगा। ठीक है। उसके बाद कि इसी लेटर को मान लो हमने दुबई में भेजना है या हमने कोई मिडल ईस्ट कंट्री में भेजना है, अभी वहां पर तो गर्मी बहुत पड़ती है और डाक को उस गर्मी को सहना पड़ेगा अगर वहां पर जाएगी। तो अगर हमने कुछ लाख जरूरत से ज्यादा लगा दी है, जब हमें ज्यादा लगा दी है और बाद में वो एरोप्लेन में गई, वहां पर बहुत क्लाइमेट हॉट था और ये लाख पिघल गई, तो पिघल के ये क्या हो सकता है, जो खुद तो इसका नुकसान होगा ही होगा, बाकी आर्टिकल्स का भी नुकसान होगा। तो जब हम किसी गर्म देश में कोई ऐसा आर्टिकल भेजना चाहते हैं जिसको सील करके भेजना है, तो आपको उस हिसाब से पैकिंग करनी है कि इससे आपके आर्टिकल का नुकसान भी ना हो और किसी और के पोस्टल आर्टिकल का भी नुकसान ना हो। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा सीलिंग के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे पोस्टिंग ऑफ कॉइन्स के बारे में। क्लॉज नंबर 17 में पोस्टिंग ऑफ कॉइन्स। ठीक है। कॉइन्स को कैसे भेजा जा सकता है, चाहे आप कॉइन्स ले लो, चाहे आप बुलियन ले लो, बुलियन होती है सोने की ईंटें, चाहे आप प्रेशियस स्टोन्स ले लो जैसे नील पत्थर जो ज्वेलरी में आते हैं, चाहे आप आर्टिकल ऑफ गोल्ड और सिल्वर ले लो, कोई सोने का सामान, कोई चांदी का सामान, चाहे आप बैंक के नोट्स ले लो या कोई करेंसी ले लो, इसमें से अगर आप कोई भी सामान भेजना चाहते हैं डाक से, तो पहला तो ये कि ये सारा जो सामान है बाय इनलैंड पोस्ट ही जा सकता है, मतलब कि इंडिया में ही जा सकता है, इंडिया से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है। ये वैसे टेबल नीचे आना था, आई थिंक थोड़ा एडिटिंग में है, तो ये सभी के लिए है, इट कैन बी सेंड, ऐसे ये जो है सभी के लिए ही है। ठीक है। ये इसके लिए भी है, ओके, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। दूसरा, जब भी हम इसको इंडिया में भेजेंगे साथ में इसका जो इंश्योरेंस होगा वो कंपलसरी होगा, विदाउट इंश्योरेंस हम इसको नहीं भेज सकते। ठीक है। इसमें कुछ एक्सेप्शन है। पहला कि इलेक्ट्रोप्लेटेड क्वाइन एंड प्लेटेड आर अलाउड, कि अगर इलेक्ट्रोप्लेटेड क्वाइन है तो हम उनको भेज सकते हैं, अगर प्योर क्वाइन है तो उसको नहीं भेज सकते। काउंटरफिट क्वाइन आर अलाउ, जो नकली सिक्के होते हैं उनको भी हम भेज सकते हैं। ठीक है। और डिफेस्ड नोट आर अलाउड, अगर डिफेस्ड नोट्स हैं, डिफेस्ड नोट्स कौन से होते हैं, मान लीजिए जैसे हमारा 500 रुपए का नोट्स है जहां पर आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, अगर इस सिग्नेचर को हम निकाल कर बाहर रख दें तो इसको बोलते हैं डिफेस्ड नोट्स, तो इनको भी भेजा जा सकता है। ठीक है।
तो आज की क्लास हम यहाँ तक ही रखते हैं। जो हमारा लेटर बॉक्सेस है इसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।